Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, ख़ास मेहमान में आपका स्वागत है। आज जो हमारे मेहमान हैं इतने ख़ास हैं कि उनकी जो डेजिग्नेशंस है वो कहते कहते ही काफ़ी समय लग जाता है। नवी मुंबई के फॉर्मर म्यूनसिपल कमिश्नर तो हैं ही, आईएएस ऑफिसर रह चुके, रिटायर्ड हैं और शिवसेना के उपनेता हैं। मुंबई स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड के चेयरमैन थे ही और अब उन्हें स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन भी बना दिया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय नाहटा साहब का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ख़ास मेहमान में। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद सर। थैंक यू जेडी। इतना ज़बरदस्त जो आपको एक और पोस्ट दी गई है और गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, बेसिकली परमिशंस पूरे जो एनवायरनमेंट के वो आपके थ्रू होंगे अब स्टेट में। सर, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, पहले उसी से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो स्टेट सिया बोलते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म इज सिया जी। तो स्टेट में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट होते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस पहले लेना बहुत ज़रूरी है, उसके सिवा यू कैन नॉट स्टार्ट द वर्क। जी। मेगा प्रोजेक्ट इन द सेंस कोई भी प्रोजेक्ट, हाउसिंग प्रोजेक्ट है या कमर्शियल प्रोजेक्ट है विच इज़ अबाउट 20,000 स्क्वायर मीटर, तो उसको ही हैज़ टू कम टू दिस कमिटी, हैज़ टू टेक अ क्लियरेंस फ्रॉम द कमिटी, देन ही शुड स्टार्ट द वर्क। जी। या कोई भी माइनिंग का प्रोजेक्ट है जी, या सैंड एक्सकवेशन का प्रोजेक्ट है, आपको शुगर फैक्ट्री लगानी है 5,000 मेट्रिक टन जिसकी कैपेसिटी है जी, या आपको बड़ी कोई इंडस्ट्री लगानी है, आपको कोई छोटा पोर्ट तैयार करना है, कोई डिस्टिलरी आपको चालू करनी है, या पेंट इंडस्ट्री आपको चालू करनी है, या 30 किलोमीटर तक का रास्ता आपको बनाना है, या कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना है, MIDC का कोई प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है किसी एरिया में, तो इस टाइप के जितने भी मेगा प्रोजेक्ट है, जितने भी स्टेट में, पूरे स्टेट में जितने भी मेगा प्रोजेक्ट है, उसको एनवायरनमेंट का क्लियरेंस लेना बहुत ज़रूरी है जी। और काम चालू करने के पहले या किसी भी लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेने के पहले जी, जब तक हमारी कमेटी का क्लियरेंस नहीं मिलता कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसलिए ये जो कमेटी है इसके नीचे 3 कमिटीज़ है जिसको हम EAC कहते हैं जी, एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी जी। 3 कमिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव की है। उनका काम है कि 2 जो कमेटी है वो हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए है, एक MMR रीजन के लिए, एक नॉन MMR रीजन के लिए है। और तीसरी जो कमेटी है EAC, वो माइनिंग हो, इंडस्ट्री हो, एक्सकवेशन हो, इस टाइप के जो काम है, इरिगेशन प्रोजेक्ट हो, उसके लिए तीसरी कमेटी बनाई है। और ये हर कमेटी में 5-6 एक्सपर्ट है, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट है। कोई वाटर का एक्सपर्ट होगा, कोई एयर का एक्सपर्ट होगा, कोई लेदर का एक्सपर्ट होगा, इस टाइप के एक्सपर्ट्स उसमें भरे हुए हैं। और सब लोग आके वहाँ उनको प्रेजेंटेशन देंगे जिनको काम करना है जी। और उन्होंने क्लियर करके हमारी जो कमेटी सिया जिसको कहते हैं जी, हमारे कमेटी के पास वो प्रोजेक्ट आएंगे, हम उसका प्रेजेंटेशन लेंगे और देन वी विल डिसाइड कि परमिशन देना कि नहीं देना। हमारी जो कमेटी उसमें सिर्फ हम 3 लोग हैं जी। मी बीइंग अ चेयरमैन, एनवायरनमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, शी इज़ अ सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी अथॉरिटी, और एक एक्सपर्ट है जोशी करके एक एक्सपर्ट, उनको इंडक्ट किया है जी। तो ये सब नाम जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अप्रूव करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको क्लियरेंस देता है जी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अप्रूवल, जो CM साहब ने हमारे नाम भेजे थे, उसको 12 जनवरी को अप्रूवल देके बाकायदा गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है और ये कमेटी एग्जिस्टेंस पे आ गई। ये मैं इसी पे आ रहा था कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ एक स्टेट लेवल की बात नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे आपने कहा कि अप्रूवल आ रहा है, तो काफ़ी अहमियत रखता है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली हमारे आदित्य जी ठाकरे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है जी, उनका एनवायरनमेंट के बारे में इज़ वेरी प्रोएक्टिव। और उनको ये लग रहा है कि एनवायरनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसका संवर्धन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए, और किसी तरीके से फॉर द कमर्शियल पर्पज़ एनवायरनमेंट का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है जी।
सर, और इसमें एक ट्रस्ट की भी बात आ रही है ठाकरे परिवार का आपके ऊपर, कि जैसे आप रिटायर होने के बाद IAS से शिवसेना आपने ज्वाइन किया, आपको फ़ौरन उपनेता बना दिया गया, फिर स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया, नवी मुंबई की जिम्मेदारी दी गई, और अब ये भी, तो ये काफ़ी एक मुझे ऐसा लगता है मेरा जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मुझे पार्टी में लगता है कि थोड़ा काम में आ रहा है जी। क्योंकि ये जो काम है अभी सिया का जो काम है, ये टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरीके से है। बिल्कुल। और इसके लिए सब आपको, जैसे मैंने आपको गिनवाया, इरिगेशन प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग प्रोजेक्ट है, कमर्शियल प्रोजेक्ट है, रिफाइनरीज है, माइनिंग है, शुगर फैक्ट्रीज है। तो ये पूरा जिसको थोड़ा सा तजुर्बा है या जिसको थोड़ा एक्सपोजर मिला है, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। और मुझे लगता है मेरा जो IAS का बैकग्राउंड है और डेवलपमेंट में मैंने काम किया, रूरल सेक्टर में काम किया, मुझे लगता है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और आदित्य साहब ने उसको कंसिडरेशन देते हुए मेरा नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था। और आपने जैसे बोला, स्लम इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी उन्होंने मुझे बना दिया। एक अब ये और एक कमेटी है, ये IAS या उस टाइप के जो भी ट्रेनिंग सेंटर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, उसमें भी उन्होंने मुझे इंडक्ट कर दिया है। अच्छा। उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाना है। उसमें वाइस चांसलर ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, हमारे एक्स एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसके चेयरमैन हैं, काफ़ी डायरेक्टर्स उसमें हैं। तो उस कमेटी में भी उन्होंने मुझे लेके एक महीने पहले, 15 दिन पहले एक GR इशू किया है। तो अलग अलग मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करने का काम हमारे ऑनरेबल CM साहब कर रहे हैं और हमारी जिम्मेदारी उन्होंने बढ़ा दी है। बिल्कुल सर, बढ़ा दी है। और इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि हमने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, आपका काफ़ी टाइम भी उसमें लगेगा। एक जो बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है वो नवी मुंबई की दी गई है, जिस पर आप बखूबी निभा भी रहे हैं, और शिवसेना बहुत स्ट्रांग हो रही है, और अब तो महाविकास आघाड़ी की भी बात आ गई है। इतने समय इन्वॉल्व में हो के अब चुनाव भी आने नवी मुंबई में, नवी मुंबई पे ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे क्या? नहीं, अभी तो हमने पूरा कंसंट्रेशन हमारा जो है वो नवी मुंबई पे ही है जी, क्योंकि आने वाले 2 महीने में इलेक्शन होने वाले हैं जी। अनफॉर्चुनेटली चुनाव लास्ट ईयर अप्रैल में होने वाले थे जी, लेकिन बिकॉज ऑफ कोरोना ये पोस्टपोन हुए हैं जी। और आपको पता है कि हमारी जो कोर कमेटी बनी है जिसमें मेजर रोल शिवसेना का है और राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग हैं, तो हम लोग पूरा स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रहे हैं। हम लोग मिलके कोई स्ट्रैटेजी तय करते हैं और ऑन दैट स्ट्रैटेजी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों में बहुत बड़ी हार्मनी है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, या कहिए कि एक ही पार्टी है। इसलिए जो टिकट का बंटवारा है, जो मेन इशू रहता है जिसको मराठी में कड़ीचा मुद्दा बनता है, उस मामले में कोई दिक्कत नहीं। 2-4 सीट के मामले में थोड़ा हम लोगों को ऊपर जाना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बाकी अंडरस्टैंडिंग सब लोगों में अच्छी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल बात है, आप बोल रहे हैं बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, सब है। पिछले चुनावों को भी देखेंगे जनरली भी, और नवी मुंबई में भी जैसा हमने देखा था, खुद शिवसेना में भी काफ़ी नाराज़गी हुई थी पिछले महापालिका इलेक्शंस के टाइम पे। इस बार तो आप सिर्फ अकेले नहीं हैं, आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में मिलके कर रहे हैं, तो उसमें अगेन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस कुछ काम आ रहा है? आ रहा है, 100% आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अभी 1 साल हुआ करीबन जी। 1 साल में हम लोगों ने सब तरीके से सोच के, और हमारा मेन हमारे जो पालक मंत्री साहब है शिंदे साहब जी, उनका एक क्राइटेरिया है कि चुनाव किसी हालत में हमने को जीतना है। इसीलिए कैंडिडेट का चुनाव जब हम करेंगे, सिलेक्शन जब हम करेंगे, तो वो एक बड़ा क्राइटेरिया उसमें होगा। और आपने देखा कि अभी हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल रहा है। नवी मुंबई में बहुत सारे लोग हमारी तरफ या आघाड़ी के जो हमारे पक्ष है उनकी तरफ जा रहे हैं। अभी तक तो मुझे लगता है 10 एक कारपोरेटर्स हमारे पार्टी में आ चुके हैं। राष्ट्रवादी में अच्छे सीनियर कारपोरेटर्स भी कुछ गए हैं, और 7-8 कारपोरेटर मुझे लगता है और आने वाले 8-10 दिन में आघाड़ी में आएंगे। इसलिए उनका मॉरल टूटा है, और मुझे लगता है कि इलेक्शन कंपैरेटिवली आसान होते जा रहा है। और तीन ही पार्टी की ताकत जब एक होती है तो उसका बहुत बड़ा असर होता है। आपने देखा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी या टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहाँ एजुकेटेड लोग हम लोग बोलते हैं, जो सीटें 50-50 साल बीजेपी के पास थी, पुणे की हो, नागपुर की हो, वहाँ बहुत बड़े वोट से आघाड़ी के कैंडिडेट चुन के आए। तो वही रिपीटेशन हम नवी मुंबई में करवाना चाहिए। यहाँ पे आपके जो शिवसेना लीडर से भी हमारी बात होती है, वो बोलते हैं कि अगर कहीं पे हमारी बात रुक जाती है तो अच्छा है कि नाटा साहब हैं, शशिकांत शिंदे साहब हैं, ये लोग मिलके फिर सॉल्व कर ले रहे हैं। सही बात। तो ये किस तरह से हो रहा है सर? और बेसिकली ये जो टिकट का बंटवारा है,
ये फार्मूला आप लोग किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अभी implement हो रहा है? टिकट का फार्मूला पब्लिकली मैं आपको नहीं बता सकता। मैं इतना ही आपको बता सकता हूँ कि हम लोगों के कम से कम 6, 7, 8 राउंड हो गए हैं जी। हमारे वरिष्ठ जो नेता उनके संपर्क में हम हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ हम उनको बताते हैं, जहाँ डिस्प्यूट होने की संभावना है उसके ऊपर उनका गाइडेंस लेते हैं। और मैंने आपको जैसे बताया कि 111 में से आप पकड़ लीजिए कि 100 सीटों पे कोई दिक्कत ही नहीं। जो 10-12 सीटें हैं उसमें कहीं हमारा कांग्रेस के साथ डिस्प्यूट होगा, कहीं कांग्रेस का एनसीपी के साथ। हर पार्टी को ऐसा लगता है कि ये सीट हमको होना, लेकिन ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीटें हैं जो हम आपस में बांट लेंगे। एक प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस भी हो रहा है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, तो जिन लोगों को उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, अगर बाहर से लोग आ रहे हैं तो उनको नेचुरली प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये फिर किस तरह से ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल जेडी तुमने पूछा। हम लोग उनको ऐसी जगह ले रहे हैं एंट्री दे रहे हैं कि जहां हमारे पास वैकेंसी है। हमको ये कहने में कोई ऐसे ये नहीं लग रहा कि कई जगह हम वीक थे जी, और वहाँ पे अगर सामने से कैंडिडेट जो चुन के आने वाला है वो अगर हमारे पार्टी में आता है तो उसको 100% हम लेंगे। लेकिन जहाँ हमारा कैंडिडेट तय हुआ, हम चुनाव जीतने वाले हैं, वहाँ पे सामने वाले लोग आ रहे हैं लेकिन हम लोग उनको नहीं ले रहे, या तो उनको ये बता रहे हैं कि भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे, हम एडजस्ट करेंगे और कहीं। तो उस तरीके से भी कुछ लोग हमारे पार्टी में एकोमोडेट करेंगे हम लोग। ओके, इस तरह से कर रहे हैं। सर, ये जो आप बोल रहे हैं कि काफ़ी इनकमिंग हो रही है, इसको लेकर ऑब्वियसली एलिगेशंस लग गए हैं और अपोजिशन लीडर तक आए थे, कमिश्नर साहब से उन्होंने तो मुलाकात की और ये आरोप लगाया कि आप लोग सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस को यूज़ कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने डिनाई किया, बट ये पॉलिटिकल चार्ज लगाया। एक सेंटेंस है, आपको पता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है, जी, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ग्राम पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक गवर्नमेंट एजेंसी का हाईएस्ट मिसयूज अगर किसने किया तो भाजपा ने किया। वो ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या और कोई पुलिस डिपार्टमेंट हो, इसका मिसयूज जितना ये बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और उनको आदत लग गई है और इसलिए उनको ऐसा, जैसे अपन बोलते कि उनको लग रहा कि ये भी लोग वही तरीका अपनाएंगे तो अपन प्रॉब्लम में आ जाएंगे, इसलिए पहले अटैक इज बेस्ड डिफेंस बोलते हैं, उस तरीके से वो बात कर रहे हैं और वो घबरा गए। मैं आपको बताता हूँ, ये गौते के 3 नगर सेवक हमारे पास आए, गौते फैमिली के। उसके बाद दिव्या गायकवाड़ जो शी इज़ वेरी पॉपुलर इन वाशी, वो आ गई। सुरेश कुलकर्णी के साथ 4-5 नगर सेवक आ गए, सीबीडी के नगर सेवक आ गए, आगुंडे साहब हमारे पार्टी में आ गए और आ रहे। तो इसके कारण वो घबरा गए, मैं आपको बताता हूँ। और उनके पास कारपोरेशन के सिवा कोई सत्ता नहीं महाराष्ट्र में। इतने साल ये लोग मिनिस्टर रहे, लेकिन उनके पास छोटी पत्र संस्था भी नहीं है। और ये एक ही संस्था है जहाँ से आपको पता है कि इन लोगों ने आर्थिक जो एक्सप्लॉयटेशन अपन बोलते हैं या करप्शन जिसको बोलते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे किया। उनको डर ये लग रहा कि ये भी संस्था चली जाएगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, पॉलिटिकली दे विल बी इन प्रॉब्लम। और आपको पता है कि बीजेपी में इनकी हैसियत क्या है। बीजेपी में इनको टिकट भी नहीं दिया था जी, तो बच्चों अपने बेटे का टिकट छीन के उनको खड़ा रहना पड़ा। तो इनकी हैसियत बीजेपी में क्या है आपको पता चला। और दूसरी बात यह है कि 2 एमएलएज में बीजेपी के बहुत बड़ा झगड़ा है। दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म, बात भी नहीं करते, एक दूसरे को कैसे काटना है इसका ही पूरा दिन उनका प्लानिंग चलता रहता है और उसका फायदा आघाड़ी को मिलेगा। एक बात है सर कि इंडिया भर में जहां हम देख रहे हैं कि लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिवर्स ट्रेंड दिख रहा है। इसका कारण मुझे ऐसा लग रहा कि महाराष्ट्र में आघाड़ी की सत्ता है जी, और उससे भी अच्छी बात यह है कि हमारे एकनाथ शिंदे साहब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जी। महापालिका का काम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर होता है जी। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इतने अच्छे निर्णय लिए हैं स्पेशली महाराष्ट्र के लिए, नवी मुंबई के लिए जी। कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर अपन स्टेट के या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ रह के अपने एरिया का डेवलपमेंट कर सकते, प्रभाग का डेवलपमेंट कर सकते, तो दैट इज़ बेटर। इसलिए सब लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। आपने देखा होगा एफएसआई का जो डिसीजन हुआ जी, यूनिफाइड डीसीआर जो शिंदे साहब ने, सीएम साहब ने लाया, उसमें रीडेवलपमेंट के लिए 4.8 to 5.3 तक एफएसआई दिया जी, जो इतिहास में कभी नहीं था। इसीलिए नवी मुंबई में जो 3-1 लाख लोग बहुत बुरी तरह से इस बिल्डिंग्स में रह रहे जी, उनका रीडेवलपमेंट होगा जी। दूसरा आपने देखा कुछ दिन पहले
उन्होंने एक दूसरा डिसीजन लिया कि इसके बाद परचेसर को स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी, तो गरीब आदमी को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है जी। गाँवठान जहाँ घर बसे वहीं पे उनको रेगुलराइज करने के हिसाब से हम लोगों ने गाँवठान को 4 FSI गवर्नमेंट ने दिया है। तो ऐसे निर्णय जो हो रहे, तो मुझे लगता है कि सबको ऐसे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट 5 साल और मजबूती के साथ चलने वाली, तो इनके साथ रहना कभी भी फायदेमंद होगा, इसलिए लोग आ रहे हैं। अब आपने एक और मुद्दा जो आपने पिछले इलेक्शन में भी उठाया था, NUMC में करप्शन का मुद्दा एंड मिस्टर परसेंटेज, जो आपका काफ़ी पॉपुलर स्लोगन हुआ था, आपने फिर से उठाया है उसको। देखो जेडी, मेरे में और बाकी पॉलिटिशियन में एक फ़र्क है। मैंने इन लोगों का काम का तरीका बहुत नज़दीक से देखा है, और उस दिन भी मैंने आपको बोला था, सभी पत्रकारों को बोला था और पब्लिकली बोला था कि शोध पत्रकारिता आप बोलते हैं ना, तो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट एक 5 साल में हुए, उसमें से किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को आप पूछिए कि 5% दिए बिना उसको ऑर्डर मिला है क्या, आपको एक भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, वो चाहे नगर सेवक का भी काम हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चा ये बोलता है कि ये मिस्टर 5% है, और स्टैंडर्ड फार्मूला 5%, 4% भी नहीं, 10% भी नहीं, इसीलिए मैं 5% बोलता हूँ। और ये सबको मालूम है। कारपोरेशन में आप क्लार्क को पूछेंगे, सिपाही को पूछेंगे या कमिश्नर को पूछेंगे, तो उसको पता है कि मिस्टर 5% कौन है। ये जिस तरह से आप एलिगेशन लगा रहे हैं, आप काउंटर अटैक हो रहा है कि भाई पब्लिक सब जानती है, ये कहा जा रहा है, वही बोला ना कि अगर हम भी बोलना शुरू करेंगे करने दो ना, बहुत अच्छा, हमको तो और फाइलें निकालना आसान हो जाएगा। एक्साइज की फाइलें है, व्हाइट हाउस की फाइल है, मंदिर की फाइल है, हजारों फाइलें हमारे पास पड़ी हुई है। तो हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं इलेक्शन कब आ रहा है और हम कब बात कर रहे हैं, हम उसको डरते नहीं है। ओके, बट ये जो ओवरऑल माहौल जिस तरह से बन रहा है, मुद्दा आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन का क्या मुद्दा रहेगा? इलेक्शन का मुद्दा मेरा यह है कि इनका भ्रष्टाचार, ये जो काम गिना रहे हैं, इसमें से एक भी काम में इनका ब्रेन नहीं, इनका दिमाग नहीं है। हम लोगों ने भी कमिश्नर करके पूरे काम किए हुए, उसका क्रेडिट ये लोग लेना चाहते हैं, बाकी इनका इसमें कोई रोल नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया कि कमीशन लेना और घर पे बैठना और अलग अलग हथकंडे अपने ही कारपोरेटर पे करके दबाना उनको और हाथ में रखना, यही इनका काम का तरीका है। कोई दिमाग लगाते नहीं, कोई प्लानिंग करते नहीं, कुछ करते नहीं। इनका कहना है कि काफ़ी जो महाविकास आघाड़ी के भी नेता आ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, पहले वो अपने शहर तो देख लें, वो सही कर लें, और नवी मुंबई का जो डेवलपमेंट हमने किया है उसकी बराबरी की बात नहीं किया। मैं बोल रहा हूँ डेवलपमेंट हमारे जैसे ऑफिसर्स ने किया, मेरी टीम ने किया है। आपका वाटर सप्लाई देखिए, जब मैं ज्वाइन किया था तो हंडा मोर्चे आ रहे थे, आज वाटर सप्लाई पूरे कंट्री में जो बेस्ट है हमारे लोगों ने, हम ऑफिसर्स या हमारे टीम ने किया। आप STP देखिए, आप लैंडफिल साइड देखिए, आप ETC देखिए, आप स्कूल विजन देखिए, आप तालाब विजन देखिए, गार्डन विजन, ये सब मैंने किया मेरे लीडरशिप में जी। मैं इनको ये सवाल पूछता हूँ कि 2010 के बाद आज तक 10 साल हो गए, मैंने जो काम किए उसमें उसके 10% भी काम इन्होंने बताया कि हमने ये किए करके, एक भी काम नहीं हुआ इनके हाथ से, क्योंकि ये सोचते ही नहीं है, ये इतना ही देखते कि आर्थिक फ़ायदा क्या हो रहा। इसलिए इनका जो काम गिनाते हैं ना, वो सब झूठ है। और झूठ बोलना, दूसरों ने जो काम किया उसका श्रेय लेना, अवार्ड साहब जैसे बोलते, वो ट्रम्प बोले उनको, और वो बराबर बोले उन्होंने। ट्रम्प जैसे इलीगली कब्जा करना चाहता है या दूसरे के काम का श्रेय लेना चाहता है, वैसे ही उनका तरीका है। तो आपके हिसाब से फिर रियल इश्यूज क्या होने वाले हैं? रियल इशूज देखो, मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इतने अच्छे निर्णय ले रहे हैं, और हमने अभी उनको और इंसिस्ट किया है। जैसे नवी मुंबई में पार्किंग इज़ अ बिग इशू, तो अंडरग्राउंड पार्किंग या मल्टी स्टोरीड पार्किंग बहुत बड़े पैमाने पे करने के लिए हम लोग उनको बोल रहे हैं। हमारे खासदार साहब दिन रात जो रेलवे स्टेशन है वहाँ सुविधा देने के लिए काम कर रहे। कल भी दिन भर सभी स्टेशन पे वो घूम रहे थे। गाँवठान और एक्सटेंडेड गाँवठान में जो घर लोगों ने बनाए हैं उसको एज इट इज़ रेगुलराइज करना, ये हमारा एजेंडा है। अभी मैंने कमिश्नर साहब से बात की, कंडोमोनियम में जो गरीब लोग रहते वो काम नहीं कर सकते, दुरुस्ती ये वो सब, तो वो काम के लिए गवर्नमेंट के पास से हम लोग परमिशन दे रहे हैं। रीडेवलपमेंट का काम तो हमारे जो कारपोरेटर पाटकर साहब ने ऑलरेडी चालू कर दिया, तो इस शहर का रीडेवलपमेंट करना ये हमारी जिम्मेदारी, वो हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी आपने हॉस्पिटल्स वगैरह देखे, प्रशासक आने के बाद, एडमिनिस्ट्रेटर आने के बाद, कल ही
आईसीयू का उद्घाटन किया, बहुत बड़े पैमाने पे आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है, नेहरू का हॉस्पिटल है। तो उस तरीके से काम बहुत अच्छे से चल रहे हैं। करप्शन बंद हुआ है। इनके ज़माने में करप्शन वॉज द ओनली एजेंडा था उनका, तो वो बंद हुआ है। और हम हमारी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी आने के बाद बहुत ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, हर काम में ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। और ये जो पावर एक फैमिली में है वो सब डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे। मेरा ही भतीजा महापौर होना, मेरा ही बेटा महापौर होना, मेरा ही बेटा आमदार होना, मेरा ही बेटा ये होना, खासदार होना, ये तरीका हम नहीं चलने देंगे। सर एक और यह है कि पॉलिटिकली महाविकास आघाड़ी में भी शिवसेना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नवी मुंबई में सीट्स के हिसाब से भी देखें, प्रेजेंस के हिसाब से भी देखें, बट शिवसेना में भी काफ़ी ग्रुप्स हमेशा से नज़र आते हैं। विजय नाहटा ग्रुप, विजय चौगले ग्रुप, एमके का अपना है, एमके मडवी का। इनफैक्ट आपका जो मध्यवर्ती कार्यालय के जो ओपनिंग थे उसको भी लेके कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपका विजय चौगले के फोटोज नहीं लगे थे। नहीं, क्या हुआ था वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, मैं आपको बताता हूँ। और आप देखिए हर पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टी में, ग्राम पंचायत से लेके दिल्ली तक थोड़ा बहुत मनमुटाव तो रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता है। उस हिसाब से हमारी पार्टी में बहुत कम है, बहुत ही कम है। और आपने देखा कल हम सब लोग थे, ऑफिस का उद्घाटन हुआ, पालक मंत्री आए, खासदार साहब आए, जिला प्रमुख आए, विजय चौगुले, हम सब लोग थे। और हम लोग दिन भर, आप जो विजय चौगुले साहब की बात करें, दिन में कम से कम 4 या 5 बार हम बात करते हैं। और हर चीज़, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ जो है डिस्कस करके हम आगे जाते कि भाई इसको पार्टी में लेना कि नहीं लेना, लेने से क्या फ़ायदा होगा, वहाँ किसको लड़ाना, उसको लड़ाने से क्या, ये हर छोटी छोटी चीज़ हम डिस्कशन करके आगे बढ़ते हैं। सर और स्टेट लेवल से किस तरह का सपोर्ट, क्योंकि राष्ट्रवादी में जैसे कहा जाता है कि शरद पवार साहब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं नवी मुंबई महापालिका इलेक्शंस पे, आपके यहाँ से उद्धव जी का, आदित्य ठाकरे साहब का किस तरह से रवैया? 100% उनका, उनके सपोर्ट के सहारे ही हम लोग चल रहे हैं। सीएम साहब हमेशा हमको ये पूछते हैं कि नवी मुंबई को क्या देना है, नवी मुंबई की ज़रूरतें क्या है, नवी मुंबई के मेजर इशू क्या है, हमेशा डिस्कशन करते हैं। और ये डिस्कशन करके ही ये जो डिसीजन मैंने आपको बताया, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2.5 एफएसआई दिया था, अब हम 5 से ज़्यादा एफएसआई दे रहे थे, दुगुना एफएसआई दे रहे हैं। या स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन का जो निर्णय है, ये निर्णय सब नवी मुंबई को सेंटर पकड़ के या नवी मुंबई का विकास करने के हिसाब से होते हैं। एयरपोर्ट का है, जल वाहतूक का सब्जेक्ट है, जेटी बनाने का सब्जेक्ट है, ये सब आदरणीय उद्धव साहब जो है वो पूछ के डिस्कशन करके निर्णय लेते हैं। तो उनका पूरा सपोर्ट, 100% सपोर्ट, जो भी हम लोग मांगते हैं सब हमको देते हैं। राइट सर, तो बिगुल बस बजने ही वाला है। एनएमसी इलेक्शंस का तैयारियां बहुत जोर शोर में हैं, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस हो रहे हैं। जैसा मैं हमेशा हर इंटरव्यू में आपको पूछता हूँ और आपके प्रेडिक्शंस बहुत सही आते हैं। इस बार क्या आप बताएंगे, आपको क्या लग रहा है कि सीट्स कितने तक? मुझे मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से इनकमिंग हो रहा, जिस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वोट्स का कंसोलिडेशन हो रहा, जिस तरीके से बीजेपी के बारे में लोगों का भ्रम निराश हुआ, जैसे अभी अर्नब गोस्वामी जिसको हीरो बनाया था बीजेपी ने, वो कितना बड़ा विलन है, वो कितना एंटी नेशनल है और कितना बड़ा झूठ है, और उसके पीछे पूरा प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ये सब लोगों के सामने आ रहा। तो बीजेपी का जो मुखौटा था, वो मुखौटा धीरे 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 उतर रहा, उसका बहुत बड़ा असर नवी मुंबई में होने वाला है। और मुझे लगता है कम से कम 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। तो 80 सीटों का आपको पूरा भरोसा है? मुझे लगता है 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। शिवसेना का उसमें कितना शेयर होगा? नहीं, अभी हम लोग आघाड़ी करके बात कर रहे हैं, तो मैं इंडिविजुअली बात कभी भी नहीं करूंगा। और हमने सब कार्यकर्ता को बोला कि इसके बाद अलग कुछ बात नहीं करना, जो करना आघाड़ी आघाड़ी करके करना। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके, आई एम श्योर। और ये हमारे इंटरव्यूज और जारी रहेंगे जैसे जैसे इलेक्शंस और चलते रहेंगे। तो ये थे विजय नाहटा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें आज खास मेहमान में, और हमेशा की तरह बहुत क्लैरिटी, अपनी बातों पे बिल्कुल ठाम हैं। और ऑफ कोर्स उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दिया है 80 सीट्स का, तो पता चल ही जाएगा। और आगे और जैसे डेवलपमेंट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। खास मेहमान में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.